नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति की गई है और ये नियुक्ति की गई है देश के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में। जानेंगे इस पद के लिए भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल का पद होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, यानी अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सभी को आज के इस वीडियो में। इसके अलावा टॉपिक से जुड़ा सवाल आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है, इसने अभी हाल ही में वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को एक कार्य विस्तार की पेशकश की थी। यानी कि इनका जो मेनली जो टाइम है, ठीक है, इनका जो मेनली टेन्योर है, इसे असल में एक्सटेंड करने के लिए भारत सरकार ने एक ऑफर दिया था। हालांकि इस ऑफर को के वेणुगोपाल ने लेने से इनकार कर दिया, जस्ट बिकॉज कि इनकी जो उम्र है वह असल में 90 वर्ष से भी ज्यादा हो चुकी है। यानी कि इन्होंने बेसिकली अपने उम्र का हवाला देकर इस ऑफर को लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद भारत सरकार की अगली पसंद थे मुकुल रोहतगी, जो कि देश के 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य कर चुके हैं। इन्हें ही अगला अटॉर्नी जनरल बनाया जाना था, लेकिन एंड टाइम पर मुकुल रोहतगी ने यह पद लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने सिंपली ये कहा कि वो इस पद के लिए सेकंड चॉइस हो सकते हैं। जिसके बाद भारत सरकार ने फाइनली अब देश के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया है। इनका जो कार्यकाल होगा ये 3 वर्षों का होगा और ये जो स्थान लेंगे, ये किनका स्थान लेंगे, ये स्थान लेंगे के वेणुगोपाल का, ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आर वेंकट रमनी है, ये देश के 16वें अटॉर्नी जनरल होंगे। अगर 15वें अटॉर्नी जनरल की बात करें तो ये होंगे के वेणुगोपाल। अगर 14वें अटॉर्नी जनरल की बात करें तो ये होंगे मुकुल रोहतगी। इसके साथ ही साथ अगर पूछ लिया जाए देश के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो ध्यान रखना है देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे MC स्टेलबर्ट। क्या नाम है? MC स्टेलबर्ट देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे। इसके अलावा जैसा हमने पहले ही बताया कि जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, इनका जो कार्यकाल है यह 30 सितंबर को समाप्त होने जा रहा है। जिसके बाद 1 अक्टूबर को जो नई अपॉइंटमेंट की गई है M वेंकट रमनी की, ठीक है, ये देश के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा आइए जानते हैं जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इनके रिगार्डिंग भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 76 है, इसमें साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है कि अगर सरकार को कानूनी सहायता की जरूरत होगी तो केंद्र सरकार के द्वारा एक अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है जो सरकार को कानूनी सलाह देगा, और जिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी उसे ही बेसिकली अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। इसके साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन होती है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। और जो अटॉर्नी जनरल का काम होता है ये असल में देश के किसी भी न्यायालय में केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करने, यानी केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने का काम होता है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल के पावर की बात करें तो अटॉर्नी जनरल की जो शक्ति होती है, असल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये पार्लियामेंट यानी संसद की किसी भी प्रोसीडिंग्स का हिस्सा हो सकते हैं। अब चूंकि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वह किसी भी संसद के सदस्य नहीं होते हैं, जिस वजह से इन्हें संसद के अंतर्गत किसी भी बिल पर वोट करने का अधिकार तो नहीं होता, बट ये संसद के अंतर्गत किसी भी सदन में इनके पास बोलने का अधिकार होता है। बस ध्यान रखना है किस चीज का अधिकार नहीं होता, तो राइट टू वोट ऑन द बिल। किसी भी बिल पर ये वोट तो नहीं कर सकते, बट ये सदन के अंतर्गत बोल सकते हैं। इसके अलावा इनकी नियुक्ति की बात करें तो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इनकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो यूनियन कैबिनेट होती है इसकी सलाह पर की जाती है। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल का पद होता है यह एक संवैधानिक पद है क्योंकि इसे संविधान के तहत बनाया गया है। इसके साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल होते हैं अगर ये अपना इस्तीफा देना चाहें तो ये प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। और साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल का पद होता है इसके रिगार्डिंग कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए नियुक्त किया गया, ऐसा कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे उन्हें नियुक्त किया जा सकता है और जब चाहे तो उन्हें हटाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ इसी तरीके का 2 और पद है, एक होता है सॉलिसिटर जनरल का पद और एक होता है एडवोकेट जनरल का पद। इसे भी आइए समझ लेते हैं। देखो जो सॉलिसिटर जनरल का पद होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है ये देश के दूसरे विधि अधिकारी होते हैं, यानी सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं सॉलिसिटर जनरल। पहले कौन होते हैं? पहले होते हैं अटॉर्नी जनरल और दूसरे होते हैं सॉलिसिटर जनरल। इसके साथ ही साथ सॉलिसिटर जनरल का काम होता है हेल्प एंड असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। किसे? तो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उन्हें। अब होता क्या है कि इतना बड़ा देश है हमारा, तो ऐसे कंडीशन में एक अकेला अटॉर्नी जनरल तो सभी जगह मतलब हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो वैसे कंडीशन में सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया गया है। अच्छा, सॉलिसिटर जनरल के अंतर्गत भी 4 और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना है।
इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जो सॉलिसिटर जनरल का पद होता है यह असल में एक स्टैचुरी पद है। स्टैचुरी पद का अर्थ यह हुआ कि इसे किसी एक्ट के तहत बनाया गया है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं और जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं दोनों का काम बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, दोनों ही का काम होता है केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करना देश के किसी भी कोर्ट में। बस दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं यह पद संविधान के तहत बनाया गया है, जबकि जो सॉलिसिटर जनरल का पद होता है यह एक स्टैचुरी पद है, यानी इसे किसी एक्ट के तहत बनाया गया है। इसके अलावा अगर एडवोकेट जनरल की बात करें तो ये भी बिल्कुल अटॉर्नी जनरल की तरह ही होते हैं। बस डिफरेंसेस इतना है कि जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा बात एडवोकेट जनरल की करें तो जो एडवोकेट जनरल का पद होता है यह भी बिल्कुल सिमिलर होता है अटॉर्नी जनरल की तरह। जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी तरीके से जो एडवोकेट जनरल होते हैं ये राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इनकी सलाह पर की जाती है। इसके साथ ही साथ जो एडवोकेट जनरल होते हैं ये विधानसभा या फिर विधान परिषद में हिस्सा ले सकते हैं। जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल के पास है लोकसभा या राज्यसभा में, इसी तरीके से एडवोकेट जनरल के पास यह अधिकार होता है कि वो विधानसभा या विधान परिषद में हिस्सा ले सकता है। इसके साथ ही साथ जो एडवोकेट जनरल होते हैं अगर ये अपना इस्तीफा देना चाहें तो ये राज्य के जो भी राज्यपाल होते हैं उन्हें अपना इस्तीफा सौंपते हैं। इसके साथ ही साथ जो एडवोकेट जनरल होते हैं ये राज्य के पहले विधि अधिकारी होते हैं, यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट एडवोकेट जनरल। और अगर सिंपली पूछा जाए फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं तो अटॉर्नी जनरल। इसके अलावा आइए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल, अभी हाल ही में किसे भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है, इसे दबाकर चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।